मैं आपके मैसेजेस को देख पा रही हूँ। आप लोग मैसेज करो। 7C जो हमने पढ़ी थी, जिसको जितनी याद है वो आप मुझे बताइए। कंप्लीटनेस, तेजस जी। ओके, और कोई? कंप्लीट, कंसाइज, कंसीडर, और इच्छा जी। अच्छा, हमने डायगोनल क्लैरिटी, क्लियर, ठीक है। हमने डायगोनल पढ़ी थी, डायगोनल कम्युनिकेशन का एक टाइप, उसके बारे में मेरा एक एग्जांपल दो आप। हिमांशु जी का मैसेज आया है, बहुत अच्छा। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, क्लियरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी और करेक्टनेस। वेरी गुड हिमांशु जी। अच्छा, एक बार मुझे बता भी दो हिमांशु जी, माइक ऑन करके, इनके बारे में थोड़ा सा, जितना भी आपको आइडिया है, थोड़ा थोड़ा एक बार बता दो इनके बारे में मुझे, सबको। यस, कंप्लीटनेस का मीनिंग है कि जो आपका मैसेज होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था कि भाई कल क्लास होगी, आपने ये नहीं बताया कि टाइम क्या है उसका। तो हम्म कंसाइजनेस का मतलब होता है कि संक्षिप्त होना चाहिए, जो उसमें मेन मेन बातें होगी वही बताएंगे हम। और हम्म कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको एज और जेंडर का, मतलब ये जो चीज होती है इनका ध्यान रखना है, मतलब आपकी जो रिसीवर होगा ना उसका ध्यान रख के आपको मैसेज बनाना है। क्लैरिटी का हम्म मतलब है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपका जो संदेश होना चाहिए उसमें कोई हम्म वो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कोई, कि कंफ्यूज हो जाए हम्म, आगे वाला। तो ठीक है। कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि आप एकदम सटीक हो, आपका उसमें मतलब तथ्य हो उस रिलेटेड जो आप बता रहे हो चीज। हाँ जी, कर्टेसी ठीक का है। मतलब है कि आप विनम्रता से बात करें जो भी आप मैसेज दे रहे हैं, इस तरह से। हम्म, और ठीक है। करेक्टनेस का मतलब है कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए व्याकरण वगैरह में। हम्म, ओके, ठीक है। क्या बचा अभी? कुछ बचा है ना अभी भी? नहीं मैम, सारे हो गए। सारे हो गए मैम। करेक्ट, अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू हिमांशु जी। चलिए फिर अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोग भी सब इसको ध्यान रखो, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है उसको पढ़ के आना है आप लोगों को, तभी ये सारा आपको इतना टाइम तक याद रह पाएगा, है ना। जो हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट करते हैं हम उन भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ लिया और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं एकदम। लेकिन आप अगर उसको डेली डेली रिवाइज करते रहोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। लास्ट तक, लास्ट लॉन्ग आपका वो याद रहेगा। ठीक है, तो हमारे 4S जो बचे थे वो मैं एक बार बता देती हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोग को? जी मैम। हाँ जी, तो पहला है 4S में से सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी वही है कि जो हमारा मैसेज है वो कितना सिंपल, साधारण, कि हर एक को समझ में आ जाए, है ना, वैसा होना चाहिए। जितना ज्यादा सिंपल होगा मैसेज, घुमावदार नहीं होगा, वो उतना ही जल्दी से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी। उसके बाद है शॉर्टनेस। शॉर्टनेस जैसे इसमें भी अभी बात हुई थी कि हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, कंसाइज, संक्षिप्त होना चाहिए। तो शॉर्टनेस भी वही है कि हमारा मैसेज छोटा और छोटा सा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, हमें वो उतना ही ज्यादा हमें समझ आएगा। उसके बाद है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी देखो इसमें से ही मैच होता है, ये जैसे कर्टेसी था ना, शिष्टाचार, तो वैसे ही मतलब हमारा जो मैसेज है वो एक सिंसेरिटी के साथ, हमें क्या मैसेज करना है वो हमें पता होना चाहिए, वही हमें मैसेज देना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, जैसे अभी हमने इसमें से पढ़ा था, स्थूलता, कंक्रीटनेस, मतलब हमारा जो मैसेज है वो तथ्य उसमें होने चाहिए। तो जितना ज्यादा हमारे मैसेज में तथ्य होंगे, प्रमाणित होगा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे मैसेज को, इतना ही ज्यादा उसको लोग सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो ये 4S भी आपको 7Cs के साथ याद करने हैं। ठीक है, तो ये 7 और 4, ये चीजें आपको
लर्न होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे आगे पूरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स मैंने आपको बताया था उस दिन, बैरियर्स के बारे में बताओ कोई, कितना जो भी आपको समझ में आया था। मैम जैसे टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाता है ना। ठीक है, कोई भी बाधाएं आना है ना, कुछ भी, बैरियर मतलब बाधा, ठीक है, जिसके कारण प्राप्तकर्ता को अपूर्ण संदेश प्राप्त होता है, वह बाधाएं बैरियर कहलाती है, ठीक है। अब इसको ना इसके 5 टाइप्स बताए हुए हैं, 5 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब संगठनात्मक बाधाएं। तो ये क्या होगी, संगठनात्मक बाधाएं क्या है, एक संगठन में संचार करते समय कई बाधाएं आती है जो निम्नलिखित है। जैसे अभी हमने बात की थी ना पीछे, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने बात की थी कि हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस यूज करते हैं उसमें। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है, संगठन रूल्स एंड पॉलिसीज लगाई जाती है, संगठन में किसी से बात करने के लिए नियम होते हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है, जिसके कारण हम पूरी बात नहीं कह पाते और नहीं सुन पाते। जैसे हमारा एक दायरा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो हमारा एक दायरा होता है कि हम इतनी ही बात दूसरे पर्सन को कह सकते हैं, है ना। अगर हमारे से कोई बड़े है, हमारे हमारे मतलब पद में हमारे से कोई बड़े हैं, तो हम उनसे उतनी ही बात कह सकते हैं जो एक जितना रूल्स होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, जितने रूल्स होंगे, उसकी जो पॉलिसीज होंगी, उनको ही हमें ध्यान में रखते हुए उनको अपनी बातों को शेयर करना है, ठीक है। तो इसलिए हम ना अपनी बात को जो हमें कहना था वो हम नहीं कह पाते, सामने पूरी बात को नहीं कह पाते। तो रूल्स और पॉलिसीज के कारण एक बैरियर, एक बाधा हमारे बीच में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आपको बाहर की आवाज तो नहीं आ रही मेरे बैकग्राउंड से? नहीं आ रही। नो मैम। मैम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हिरार्किकल पोजीशन। हिरार्किकल पोजीशन क्या होता है, हिरार्की मतलब ऊपर या नीचे जो चलता है, मतलब जो एक हिरार्की में चलता है। जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें कि आपके जो स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है, उसके बाद आपके टीचर होंगे, फिर टीचर के ऊपर एचओडीज होंगे, एचओडीज के ऊपर फिर उनके कोई डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल सर जो भी ऐसे होंगे। तो ये होती है हिरार्किकल पोजीशन, है ना, जब जिसमें एक पद से चल रहे हो लोग, तो ये हिरार्किकल पोजीशन होती है। तो इसमें क्या है कि सीधे वरिष्ठ से बात नहीं कर सकते। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम एक किसी कॉलेज में है, किसी ऑफिस में है, कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम सीधे अपने वरिष्ठ जो सबसे ज्यादा बड़े हैं, मतलब जैसे कोई ऑफिस के सीईओ है या कोई वीसी है, हम उनसे सीधे जाके बात नहीं कर पाते, है ना। तो हिरार्किकल पोजीशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके कारण बहुत सारी चीजें हम अपनी बातों को नहीं बोल पाते, तो उसके कारण बाधाएं वहां पे आ जाती है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें ग्रेप वाइन आ सकता है। अब ग्रेप वाइन क्यों आएगा, आपको ग्रेप वाइन पता है तो आप लोग बताइए, ग्रेप वाइन इसमें क्यों आएगा? क्योंकि जैसे हम लोगों ने अपने से ऊपर को बोला, फिर उसने ऊपर को बोला, फिर उसने उसके ऊपर को बोला, तो ऐसे हायरार्की में टॉप तक जब जाता है तब तक वो चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है। मतलब कुछ चीजें और होती है जो में थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे होके फिर बात चला जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप ग्रेप वाइन समझ गए कि ग्रेप वाइन में क्या होता है, जो बात है वो सीधी नहीं जा पाती। ऐसा तो हम लोग देखते हैं ना नेचुरली भी अपने एनवायरनमेंट में। अगर हम तीसरे आदमी को हमें कोई बात पहुंचानी है और हम उसको बात को दूसरे को दे और फिर वो दूसरा तीसरे तक पहुंचाए, तो वो बात बहुत सारी चेंज हो जाती है ना, उसमें कुछ जुड़ जाता है, उसमें से कुछ कम हो जाता है। तो वैसे ही हिरार्किकल पोजीशन में भी ग्रेप वाइन आ सकती है ना। हमने कुछ और कहा है, वो लास्ट तक जाते जाते बात का पता नहीं कैसे वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो हिरार्किकल पोजीशन। तीसरा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब एक
कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हम सीधा जाके किसी से बात नहीं कर सकते, या हम बहुत सारी चीजें बीच बीच में आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, कर्मचारियों के बीच अंतर का स्थान होना, है ना। जो बीच बीच में जो कर्मचारी जो लोग हैं वो उनके बीच में अंतर का स्थान होता है कि मैं उनको नहीं बोल सकती जाके सीधा, मैं जिनसे भी मुझे प्रॉब्लम है उनको नहीं जाके बोल सकती, है ना। डिफरेंस होता है हर एक पर्सन में वहां पे। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा आ जाती है। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स। फील्ड एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारी जो जॉब की जो स्पेशलाइजेशन है उसका भी, मतलब मैं किसी एक काम में बहुत ज्यादा मतलब स्पेशलाइज्ड हूँ एक काम में, है ना। कोई दूसरा व्यक्ति किसी और काम में है, तो अब वो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उसको नहीं समझ पाएगा, है ना, उसको उसकी समझ नहीं है। तो उसकी वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अपर्याप्त सुविधा और अवसर, है ना। हमें कुछ कम सुविधाएं और कुछ कम अवसर मिलने की वजह से क्या होता है, कर्मचारी बात छुपाते हैं, बात बदल देते हैं। मतलब मुझे वो अवसर नहीं मिला, मैं इस चीज को कर सकती थी, है ना, या फिर मुझे पता नहीं चला वो चीज, ये काम को करना था, एक कोई ऑर्गेनाइज करना था एक प्रोग्राम, और मैं उसको बहुत अच्छे से कर सकती थी, लेकिन मुझे वो पता नहीं चला। जैसे इसमें लिखा है ना, कर्मचारी बात छुपाते हैं या बात बदल देते हैं। कोई मुझे नहीं बताना चाहेगा कि आप करा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। हम मतलब कोई ऐसा सोचते हैं कि हम इनको आगे नहीं बढ़ने देने चाहते, या फिर कोई सोचता है कि इनको अगर हम बता देंगे तो इनकी मतलब पोजीशन बढ़ सकती है। बहुत सारी चीजें होती है, तो इनकी वजह से बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है, बाधाएं आ जाती है हमारी पूरी कम्युनिकेशन में। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक, संगठनात्मक गतिशीलता। कंपनी की स्थिरता से प्रमोशन नहीं होने और आदि कारणों से सूचना का आदान प्रदान का प्रभाव होना, ठीक है। कंपनी की स्थिरता से प्रमोशन नहीं होने और आदि कारणों से सूचना का आदान, हाँ, मतलब जो हमारी जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, ठीक है, उसमें एक स्थिरता बनी हुई है, मतलब ऐसा प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहे, है ना, नहीं होते। वो किसकी वजह से होता है कि कुछ जैसे किसी किसी कंपनीज में क्या होता है कि हम एक वो चलती है, पॉलिटिक्स चलती है कि हम उनको ही आगे बढ़ने देंगे। मतलब ये पूरा एक कंपनी से बेस्ड है, ये पूरा जो बैरियर है कि कंपनी में जैसे आगे बढ़ने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बाधाएं आती है लोगों को, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। किसी का प्रमोशन नहीं होने देना, या फिर कुछ बातों को छिपा देना, है ना, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पाए वो। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही है आपकी कम्युनिकेशन में। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप कहीं पे भी हो, एक कॉलेज में, एक ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े से संगठन में, जिसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, है ना। वो किसी भी प्रकार से आ सकती है, जैसे इसमें बताई हुई है सारी, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इन्होंने एक अलग से क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ की जो बैरियर्स, यहाँ की जो बाधाएं आती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम इनको फिजिकल बैरियर में भी रख सकते थे, साइकोलॉजिकल बैरियर में भी रख सकते थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में, एक किसी संगठन में बैरियर्स आते हैं, जो बाधाएं आती है हमारे कम्युनिकेट करने में, उसके लिए एक अलग से ही इन्होंने कम्युनिकेशन का एक बैरियर बना दिया। ये कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो कोई संगठन से, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, वो इसको समझ पाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है, हाँ मैम जी, पिछला वाला जो स्लाइड है उसमें जो थर्ड वाला है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें मतलब
वो समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो वो ऐसे हो सकता है क्या कि एक टीम में 4 लोग हैं, दूसरे टीम में 4 लोग हैं, तो पहले टीम के लोग दूसरे टीम के कर्मचारियों को कुछ बता नहीं सकते, या फिर इस तरह है क्या वो? नहीं, बता नहीं सकते। मतलब इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, जैसे कि 100 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 100 लोग उसमें काम करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, उनके बहुत सारे रूल्स ऐसे होंगे कि वो एक दूसरे तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना। उनको सारे रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। वो अपने ही सिर्फ डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। अब वो जो डायरेक्टर है, मान लो वो वहां तक बात ना पहुंचाए, अपने बॉस तक बात ना पहुंचाए, तो क्या होगा फिर? उनको तो, जो नीचे वाले हैं, उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन का, कि बहुत सारे लोग एकदम वो सीधा जाके उनसे बात नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपने डायरेक्टर तक ही सीमित है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उनकी वजह से क्या होता है, बैरियर, मतलब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो कर्मचारी होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फेस करनी पड़ती है वो सारी प्रॉब्लम्स। ये है इसमें। ओके हाँ जी, मैम क्लियर। हाँ जी। मैम कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइजेशन वाले में मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ जो, मतलब इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स में बता दिया ऐसे। जैसे कि मान लो मुझे मैं योग की स्पेशलाइजेशन, मतलब मेरे पास एक योग की स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अब जो दूसरा कोई है किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको कोई जैसे उनको फिजिकल एजुकेशन में वो स्पेशलाइज है, तो वो मेरी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं कुछ स्पिरिचुअली उनको बताऊंगी, है ना, लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, वो अपनी बातों को वैसे ही समझेंगे जैसे उनको, मतलब उनको जैसे फिजिकली जैसे उनको चीजों को समझ आएगा। तो हमारे बीच में क्या आएगा, एक बैरियर आएगा, हमारी कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर, कुछ बाधाएं आएंगी। तो ये है इसमें, ठीक है, क्योंकि उनको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है और उनकी वाली चीज का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए। ठीक है। ओके मैम। हाँ, एक बार आप लोग खुद से पढ़ना और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कल हम एक बार और देख लेंगे। उसके बाद है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है, दो लोगों के बीच स्थान का अंतर होना प्लस वातावरण में शोर होना, ठीक है। अब हम शारीरिक रूप से एक साथ अगर नहीं है, सामने आमने सामने नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है हमारी कम्युनिकेशन में। तो जैसे इन्होंने क्या लिखा, बीच स्थान का अंतर, है ना, दो लोगों के बीच में स्थान का अंतर। मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग कहीं और पे हो, आप सामने नहीं हो मेरे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हमारी कम्युनिकेशन में। मान लो नेटवर्क इशू भी हो गया, या फिर आप उस टाइम पे उपलब्ध नहीं हो, आप उस टाइम पे कहीं बिजी हो, ऐसा सब कुछ। और वातावरण में शोर, मेरे आसपास से आपको एक नॉइज आ रही है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या है, पहला कॉम्पिटिंग स्टिमुलस, देयर कैन बी सम अदर कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन सराउंडिंग एरिया। जैसे कि आप इसको देखो, कॉम्पिटिंग स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि हम 6-7 लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे साथ जो बैठा है या बैठी है, वो, उनके साथ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो और 4 लोग हैं, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। जिससे मैं बात कर रही हूँ उनके साथ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा होता है ना, हम जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बैठे रहते हैं, तो क्या होता है फिर कि दो लोगों की एक तरफ बात शुरू हो गई, दो लोगों की एक तरफ बात शुरू हो गई, दो लोग बीच में फोन चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा होता है। मतलब कॉम्पिटिंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो सराउंडिंग में बहुत सारी आवाजें आ रही है ना, लोग बातें कर रहे हैं अलग अलग। तो हम जो दो लोग हैं, हम बात नहीं कर पा रहे, हमारी कन्वर्सेशन उसकी वजह से बाधित हो रही है ना, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा आ रही है। तो ये हुआ कॉम्पिटिंग स्टिमुलस। उसके बाद है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि हाई टेम्परेचर है, पुअर वेंटिलेशन है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, अगर हम लोग हैं,
आसपास है, हम लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है या भी लो है, आजकल ठंड की वजह से बहुत लो है टेम्परेचर, तो उसकी वजह से भी हमारी जो कन्वर्सेशन है वो बाधित हो सकती है। पुअर वेंटिलेशन है ना। हमारे एनवायरनमेंट भी तो बहुत साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, जब भी हम बात करने का भी हमें मन करेगा। अब आपको कहीं ऐसी जगह लेके चले जाए कि गंदी सी जगह हो, आपका मन भी ना कर रहा हो वहां खड़े होने का, फिर आप बात भी कैसे कर पाओगे, है ना। खड़े होने का ही मन नहीं कर रहा तो बात तो कैसे करोगे। तो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस पड़ता है हमारे मतलब हमारे फिजिकल बैरियर में एक ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी आता है, ठीक है, कि हमारा बाहर का कैसा है, हमारी सराउंडिंग्स कैसी है। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव स्ट्रेस मतलब मेरा खुद का एक स्ट्रेस, जैसे कि हमें दो लोगों को बात करनी है, ठीक है, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई, स्लीपलेसनेस, ठीक है, या फिर मेरी तबीयत खराब है, इल हेल्थ, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, या मैंने कोई दवाइयां ली है उसकी वजह से नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है, कुछ ऐसा, या फिर मूड वेरिएशंस, है ना, मेरे मूड में कुछ वेरिएशंस हो रहा है अभी, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे खुद के साथ, तो तब भी क्या होगा, हमारे जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो जाएगा। मैं नहीं जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो बात नहीं कर पाएंगे, है ना। अब कोई पर्सन है जो परेशान हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है या कुछ भी है, तो आप उससे ऐसे थोड़ी कि आप उससे बात करते जाओगे और वो उसका आंसर भी नहीं कर रहा, या मतलब आप उससे बात नहीं कर पाओगे ज्यादा लंबे टाइम तक, है ना। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, पर्सन का खुद का स्ट्रेस जो है, उसकी वजह से जब हमारी बैरियर मतलब हमारे बीच में बैरियर आता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। उसके बाद है रिसीवर अनफैमिलियरिटी विद मीडियम, ठीक है, द यूज ऑफ मीडियम विद विच द रेसिपिएंट इज अनफेमिलियर इज ऑल्सो कम्युनिकेशन बैरियर। जब आप लोग मतलब आप रिसीवर हो, ठीक है, आप इस मीडियम के लिए अनफेमिलियर हो। अब मीडियम क्या हो सकता है, मेरी जो भाषा है वो भी मीडियम हो सकता है। अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती तो आप लोग वो बाधा आ जाएगी ना हमारे कम्युनिकेशन में, हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन होगा उसमें बाधा आ जाएगी अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी। या फिर आपको और क्या हो सकता है मीडियम, अगर आपको मीट चलाना नहीं आएगा, है ना, मीट को यूज करना नहीं आएगा, या आपके पास फोन ही नहीं है अभी अवेलेबल, तो क्या होगा, ये क्या होगा, मीडियम की वजह से मतलब जो रिसीवर है वो अनफेमिलियर है मीडियम से, है ना, जिस माध्यम से मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वही माध्यम गड़बड़ है, उसमें ही आपको वो समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो इसकी वजह से हमारी जो पूरी कन्वर्सेशन है वो बाधित हो जाएगी। तो ये है आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, ठीक है, तो आएगा आपका फिजिकल बैरियर। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। हाँ, तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, वह अवरोध जो व्यक्ति के मन अंदर निर्मित होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। साइकोलॉजी से आप क्या समझते हो, कोई आंसर करो। मानसिक हाँ जी, मानसिक हाँ, मानसिक कुछ अपने मानसिक, ठीक है। तो जो अवरोध जो बाधाएं आप व्यक्ति के मन के अंदर निर्मित हो रही है, ठीक है, वो होती है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो देखो, पहला है कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव डिसोनेंस मतलब संज्ञानात्मक तालमेल। यह तब होता है जब रिसीवर, आर मतलब रिसीवर, संदेश को जानबूझकर नजरअंदाज कर देता है, जैसे धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, कक्षा में टाइम से नहीं आना। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो रिसीवर है, ठीक है, जैसे आप लोग हो, आप मेरी बात को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हो, मतलब आपके मन का विरोध है ये, मेरी आपको वॉइस भी जा रही है,
ठीक है, आपके पास मीडियम भी है, आप सब कुछ है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो क्या होगा, आप जानबूझ के जो मैं बता रही हूँ उसको नजरअंदाज करोगे। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। जो लोग सिगरेट, बीड़ी ये सब पीते हैं, खाते हैं, तो उन लोग वहां पे लिखा होता है ना, सामने, बिल्कुल सामने आपको दिखेगा उसके पैकेट पे कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। उन लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, है ना, उसको एकदम, मतलब उनको सब पता है कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वो उनको सब पता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन से, मतलब उसको जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। कक्षा में टाइम से ना आना, आप लोगों को पता है टाइमिंग क्या है, आप लोग उस टाइम अवेलेबल भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि आराम से करूंगा यार, कक्षा मतलब क्लास को अटेंड, है ना, आराम से क्लास लूंगा। तो ये क्या है, ये है जानबूझकर नजरअंदाज करना, आपको पता होते हुए। ठीक है, तो मैम ये हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी स्क्रीन पूरी दिख नहीं रही है, मतलब वो, थैंक यू। आप एक, हाँ, आपको अभी दिख रहा है, आप अगर छोटा दिख रहा होगा ना, तो उसको आप लोग खुद से बड़ा कर लेना, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। मैम फुल स्क्रीन कर दीजिए ना। अच्छा, एक सेकेंड। मैम आप प्रेजेंटेशन मोड में जाके या फिर F5 दबा के फुल स्क्रीन कर सकते हो। मेरी F5 की काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, FN लॉक हो रखा है मेरा, एक सेकेंड। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िवादिता, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में पूर्व अवधारणा बना लेना, अहंकारवश या मुझे सब पता है ऐसी भावना रखकर मैसेज को अनदेखा करना। ठीक है, जैसे कि एक रूढ़िवादिता समझते होंगे, है ना, कि पहले से जो हमारे विचार चलते आ रहे हैं हम उसी पे रहेंगे, चाहे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हो, है ना, या फिर मेरा एक पर्सन के प्रति कुछ एक मतलब मेरा बहुत टाइम पहले एक वो बनी थी उनके प्रति, कि एक धारणा बन गई थी कि ये पर्सन ऐसा है, या मतलब मैं उसको बुरा समझने लगी, तो क्या होगा, मैं उसको लास्ट टाइम तक बुरा ही समझती रहूं अगर, तो ये है रूढ़िवादिता। तो जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लड़के रो नहीं सकते, है ना, ऐसी हमारे समाज में ऐसी भावनाएं हैं कि लड़के नहीं रो सकते, लेकिन वो भी इंसान है, वो भी रो सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये रूढ़िवादिता का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। जैसे अगर पहले कुछ पहली ऐसी सोच है जो मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस पे हमें काम करना चाहिए, जिसको हमें हटाना चाहिए, वैसी सोच को हम आगे बढ़ाते जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम बढ़ाते जाए, तो ये है रूढ़िवादिता। ठीक है, उसके बाद आता है, इसका एग्जाम्पल आप उससे आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है डिफेंसिव एटीट्यूड एंड क्लोज्ड ब्रेन, रक्षात्मक व्यवहार और मंद बुद्धि। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूँ, या बात को मानता ही नहीं है, या मैं नहीं कर सकता आदि के कारण मैसेज बाधित होता है। मतलब आप किसी पर्सन को समझा रहे हो, ठीक है, मैं आप उसके भले के लिए उसको कुछ समझा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो एक मतलब वो काम नहीं करना चाहता अपनी पर्सनालिटी के लिए, या अपने लिए वो काम नहीं करना चाहता, तो वो क्या बोलता है, एक उनका डिफेंसिव एटीट्यूड होता है कि मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूँ, है ना, मेरे को नहीं ठीक करना है अपने आप को। तो ये जो है, ये क्लोज ब्रेन या डिफेंसिव एटीट्यूड इसको बोलते हैं। या फिर अगर किसी ने अपने मन से ऐसा सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता ये काम, तो वो उसको उसके लिए कुछ काम करे, अगर उस पर काम करे तो वो कर सकता है, लेकिन उसने पहले से ही ऐसा सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है, आपके
ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, जो आपने मन से सोच लिया वैसा। प्रणाम भैया। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या है? व्यक्ति उन्हीं मैसेज को अहमियत देता है जो उसकी सेल्फ इमेज को बढ़ाता है, अन्य नकारात्मक मैसेज को मैसेज नहीं देते हैं। सेल्फ इमेज मतलब क्या है कि व्यक्ति उन्हीं मैसेज को अहमियत देता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ अच्छा बोला, ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज बोली, एक अच्छी बोली एक बुरी बोली आपके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन आप सिर्फ उसको ही समझना चाहते हो या आप सिर्फ उसको ही लेते हो जो मैंने अच्छा बोला, है ना, जो मैंने कुछ ऐसी नकारात्मक पहलू आपकी पर्सनैलिटी के बताए, उस पे आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको आप लोगे ही नहीं, आप उस मैसेज को अपने मतलब आप अपने मन से ही उसको हटा दोगे। तो ये क्या है? सेल्फ इमेज, आत्म छवि, ठीक है। मैसेज, व्यक्ति उन्हीं मैसेज को अहमियत देता है जो उसकी सेल्फ इमेज को बढ़ाते हैं। तो ये क्या है? आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, सेल्फ इमेज। उसके बाद आता है फिल्टरिंग, निस्पंदन। पहले से ही दिमाग में फ्रेम बना लेना, बस इतना ही सुना है। जैसे क्या है फिल्टरिंग? क्या है? अभी जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताया स्टीरियोटाइपिंग का, लड़के रो नहीं सकते, ठीक है, तो वैसे ही हमने एक पहले से अपने लिए या किसी और के लिए कुछ सोच रखा है, हमें नहीं पता उसके बारे में, हम नहीं जानते उनको, लेकिन पहले से मैंने एक सोच बना ली अपनी। हम लोग ऐसा करते हैं ना, किसी को देख के एकदम से हमने एक सोच बना ली कि ये ऐसा होगा, ये पर्सन ऐसा होगा, ये सुनता नहीं होगा, ये एटीट्यूड वाला होगा, ऐसे कुछ भी हम सोच लेते हैं किसी को देख के। तो ये क्या हुआ? फिल्टरिंग, निस्पंदन, ठीक है, पहले से ही आपने एक सोच बना ली। ये हुआ साइकोलॉजिकल बैरियर आपका 5 पॉइंट्स, ठीक है। मैम, हाँ जी। सेल्फ इमेज में जो नकारात्मक मैसेज न लेना, उससे उसमें अगर सजेशन भी दे रहा है सामने वाला तो वो भी न लेना, वो भी है क्या? हाँ जी, मतलब वो सजेशन ही दे रहा है, अगर आपको कोई कुछ आपकी अच्छी बात बता रहा है और एक कोई बुरी बात बता रहा है, दोनों चीज बता रहा है कोई पर्सन, तो आप मतलब सजेशन ही दे रही हूँ मैं आपको, और आप उसको छोड़ के सिर्फ एक अच्छी बात को पकड़ के बैठ जाओ, तो ये है मतलब जब मैम अपने बारे में केवल आप अच्छा ही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक और चीज आ जाती है, लो कंटेक्स्ट एंड हाई कॉन्टेक्स्ट। एक सेकेंड। हाँ, तो लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये इनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी हमें हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। लो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और हाई कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? तो लो कॉन्टेक्स्ट में जितना कहा गया है उसका अर्थ उतना मानना, और हाई कॉन्टेक्स्ट जितना कहा गया है उतना मानना, प्लस नॉन वर्बल चीजों को भी सुनना और फीलिंग्स को भी समझना। तो जो हम लोग है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक चीज को सुनते ही नहीं है, हम लोग उसकी फीलिंग्स को भी समझते हैं, उनके नॉन वर्बल जो उनके एक्सप्रेशंस है उनको भी समझते हैं। तो हम लोग किस में आते हैं? हाई कॉन्टेक्स्ट में। और जो बाहर के लोग हैं, एक सेकेंड, जो बाहर के लोग हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ अर्थ अर्थ मात्र वो किसी चीज का समझते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट। तो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाई कॉन्टेक्स्ट is the culture that relies heavily on non-verbal and subtle situational cues to communicate. A lot of things are left unsaid, but it is already understood by the member that constitute the group. तो देखो, हाई कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी बताया कि हम लोग जो है ना, जो हमारा जो कल्चर है, हम लोग क्या करते हैं? आप जब किसी की बात सुनते हो तो आप उसके नॉन वर्बल जो उसका जेस्चर है उस टाइम, उसके जो पोस्चर्स है, उसके जो एक्सप्रेशंस है, आप उन सबको भी समझते हो, है ना। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ उसके वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। अभी मैंने परसों आपको एक बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी, वो किन के अकॉर्डिंग थी?
जिसमें ऐसा 7%, 38% वो दिया था, वो किन के अकॉर्डिंग थी, कोई बताओगे मुझे? मेहरेबियन। हाँ जी, एल्बर्ट मेहरेबियन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या बताया था कि जब हम बात करते हैं सिर्फ हमारे वर्ड्स 7% बोलते हैं, और सब क्या है, हमारे जो नॉन वर्बल और जो हमारे एक्सप्रेशंस है वो सब बोलते हैं। ठीक है, तो हाई कॉन्टेक्स्ट में इसमें देखो लिखा भी है, एशियाटिक सोसाइटीज सच एज इंडिया, सऊदी अरेबिया, जापान आर प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो हमारा कल्चर जो है वो हाई कॉन्टेक्स्ट है, हम व्यक्ति की फीलिंग्स को भी समझते हैं, व्यक्ति के हाव भाव को भी समझते हैं, और उनके वर्ड्स को भी समझते हैं। ठीक है, तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। उसके बाद आता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या है? इसको आप समझ सकते हो, जो अपना जैसे अमेरिका हुआ है ना, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो लोग क्या करते हैं, रिलीज हेविली ऑन वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग इन अ कम्युनिकेशन। वो सिर्फ जो वर्ड्स है उन पे ही फोकस करते हैं। अ फ्यू वर्ड्स कैन कम्युनिकेट अ कॉम्प्लेक्स मैसेज वेरी इफेक्टिवली। जैसे कि टू एन इन ग्रुप, जैसे कि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो जस्ट हम क्या बोलते हैं, अगर हमें बोलता है कि हाँ ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं समझ गई, तो उसमें कितना सा एक वर्ड ओके, ठीक है, ओके से उनका सब कुछ हो गई, उनकी सारी बात हो गई। लेकिन हम उसको इतना लंबा चौड़ा पूरा समझा के तब बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, और वो सिर्फ एक जस्ट ओके पे खत्म हुई उनकी पूरी बात। ठीक है, तो ये क्या है, आपका लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, बट लेस इफेक्टिव, ये लेस इफेक्टिव है आउटसाइड दैट ग्रुप इन अ लोअर कंटेक्स्ट। अब जैसे इसमें एक एग्जाम, मतलब ऐसा इन्होंने समझाया है, आपको बाहर की आवाज तो नहीं आ रही बहुत ज्यादा? मेरी थोड़ी आवाज आ थोड़ी रही आ है? रही है। हाँ जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ, लो कॉन्टेक्स्ट। अ फ्यू वर्ड्स कैन कम्युनिकेट अ कॉम्प्लेक्स मैसेज वेरी इफेक्टिवली टू एन इन ग्रुप। जैसे कि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है अगर किसी का, ठीक है, तो उनकी बातों को सिर्फ उतने ही लोग समझ सकते हैं जितना लोग उनको जानते हैं, है ना। जैसे कि मैं सिर्फ एक वर्ड में अपनी बात को कह दूं, तो कौन लोग समझ पाएंगे? जो मुझे पहले से जानते हो, वो जो मुझे समझते हो, वो लोग उसको सिर्फ समझ पाएंगे। लेकिन ये लेस इफेक्टिव है एक बाहर के वातावरण के लिए। अगर मैं यहाँ पे, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, ठीक है, उनको पता है मेरा नेचर, उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में, ठीक है, तो मैं उनको जैसे भी बोलूंगी उनको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बाहर वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगी और मैं उनको भी ऐसे ही समझाना चाहूंगी, छोटा सा एक वर्ड बोल के, तो उनको नहीं समझ में आएगा, मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है वो लेस इफेक्टिव है, ठीक है, और हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, किसी भी बात को रखने के लिए, किसी भी बात को बताने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर क्या है?
लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, दो लोगों की भाषा अलग होना या भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होना, दो व्यक्तियों की संस्कृति अलग होना, ठीक है, जैसे कि हमारे बीच में लैंग्वेज की वजह से या हमारा जो कल्चर है उसकी वजह से जो बाधाएं आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। ठीक है, मेरी भाषा अगर आपको नहीं समझ में आ रही या फिर आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बीच में बाधा आएगी, हमारी कन्वर्सेशन वैसे स्मूथली नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कुछ वो दिए हुए है। सिमेंटिक बैरियर, यह दो प्रकार का है सिमेंटिक बैरियर, जिसमें है डेनोटेटिव बैरियर और कोनोटेटिव बैरियर। डेनोटेटिव हमने पढ़ा था और कोनोटेटिव भी हमने पढ़ा था। डेनोटेटिव क्या था, डेनोटेशन हमने पढ़ा था ना, अर्थ मैम। और कोनोटेशन क्या था, कोई एक वर्ड दे दिया किसी को। तो डेनोटेटिव बैरियर क्या है, एक, हाँ जी, डेनोटेशन वो था जिसको संकेत से हम लोग पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मीन टॉल लेडी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, हाँ लॉन्ग हेयर ऐसे। और कॉनोटेशन होता है सिमिलर, लाइक अर्थ, जिससे अर्थ निकलता है, हाँ लाइक जी, स्नेक फॉर इविल, फ्लावर फॉर फ्रेग्रेंस। हाँ बिल्कुल। तो डेनोटेटिव बैरियर क्या है, एक शब्द के दो अलग अर्थ के कारण, अरे यार मेरा एक तो ये नेट नहीं आ रहा क्या उधर? एक शब्द है और उसके दो अलग कट अलग कट अर्थ जा हैं। रहा है। आपका किसी का माइक ऑफ है, ऑन है शायद, उसको ऑफ कर लो। ठीक है, तो डेनोटेटिव क्या है, एक शब्द के दो अलग अर्थ के कारण, एक शब्द है, जैसे कि आपका होता है काइट, है ना, एक शब्द होता है, काइट मीन्स पतंग भी होता है, और काइट मीन्स क्या होता है, एक चमगादड़, है ना। मैंने काइट बोला तो शायद आप पतंग भी समझ सकते हो और कोई चमगादड़ भी समझ सकता है। तो एक शब्द के जब दो अर्थ होते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो जाती है। और दूसरा कोनोटेटिव, एक अर्थ के दो शब्द के कारण, मतलब एक ही अर्थ है उस दोनों चीजों का, उसके कारण, जैसे कि इसका कोई एग्जाम्पल दो मुझे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल। कोनोटेटिव बैरियर, एक अर्थ है उस दोनों चीजों का, लेकिन दो अलग अलग शब्द है। माउस और रैट। हाँ जी, माउस और रैट। माउस और रैट, हाँ बिल्कुल। माउस और रैट दोनों एक एक शब्द, मतलब उनके जो अर्थ होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये हुआ कोनोटेशन बैरियर। तो अब हमें इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी हमारे कम्युनिकेशन में। अगर जैसे मुझे सिर्फ माउस ही पता होगा, चूहे का मतलब, मुझे रैट नहीं, मतलब मुझे रैट नहीं पता होगा, रैट वर्ड को मैं जानती ही नहीं हूँ, और आप मुझे माउस बोल रहे हो, मुझे पता है चूहा, मुझे पता है, लेकिन आप, क्या हुआ हमारे बीच में, लैंग्वेज का बैरियर आ गया, है ना। तो ये होता है कोनोटेशन, कोनोटेटिव बैरियर। उसके बाद आता है क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चरल क्या है, दो अलग संस्कृति के कारण, हमारे अलग अलग संस्कृति है, हम दो दो लोग जो है उनके बीच में अलग अलग उनके कल्चर्स है। जैसे हमारे देश में, हमारे देश भारत में क्या होता है, बहुत सारे स्टेट है, उनकी हर किसी की अलग अलग कल्चर होता है ना। तो उनके जो कल्चर है, उनकी वजह से, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी वजह से जो हमें बैरियर आता है। जैसे मुझे लगता है कि ये चीज ठीक है, लेकिन किसी दूसरी स्टेट के हिसाब से वो चीज गलत होगी शायद, तो उसकी वजह से जब हमारी कम्युनिकेशन बाधित होती है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कल्चरल। उसके बाद हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा कि कुछ देश हाई कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और कुछ देश लो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, है ना। कोई हमारे फीलिंग्स को, हमारे नॉन वर्बल वर्डलेस मैसेज को, वर्ड्स को समझता है, और कोई सिर्फ हमारे वर्ड्स से ही सब कुछ समझ जाता है। तो ये है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट। ये हुआ आपका लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से या हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से जो बाधाएं आ रही है हमारी कम्युनिकेशन में, वो होता है आपके लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। उसके बाद बात आती है हमारे, एक सेकेंड,
चेंज क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद आता है आपका मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या है? मैकेनिकल बैरियर उपकरणों के कारण बाधाएं उत्पन्न होना मैकेनिकल बैरियर कहलाता है। जैसे पेन पेपर सही नहीं होने के कारण लिखावट खराब होना, इंटरनेट नेटवर्क कम होने की वजह से प्रॉब्लम होना, टेलीफोन लाइन सही नहीं होना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मतलब आपके जो भी सारे उपकरण है ना, आपकी जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें जो आप यूज कर रहे हो, है ना, वो सब चीजें आएगी मैकेनिकल बैरियर में। अगर आपका पेन खराब है, आपको कुछ लिखना है फटाफट और आपका पेन ही खराब है, तो उसकी वजह से आपकी मतलब आपकी कम्युनिकेशन में वो आ जाएगा, बाधा आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर आपके इंटरनेट नेटवर्क इशू कर रहा है तब प्रॉब्लम आ जाएगी, टेलीफोन लाइन में भी नेटवर्क इशू कर रहा है तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैकेनिकल बैरियर कैन एग्जिस्ट इन बोथ इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। ये कब होता है? इंटरपर्सनल में भी होता है, जब हम दो लोग सिर्फ बात कर रहे हैं तब भी हो सकता है, और मास कम्युनिकेशन में जब बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं तब भी हो सकता है ना। हमारे जैसे टीवी के सिग्नल नहीं आते कभी कभी, या हमारे स्टेट में या हमारे जो जिस जगह पे जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां पे शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ नेटवर्क इशू हो, उसकी वजह से हो सकता है। देयर कैन बी डिफिकल्टी इन रिसेप्शन और सम एलिमेंट ऑफ द मैसेज मे नॉट रीच द डेस्टिनेशन और बोथ, है ना। मतलब आपके जो रिसिपिएंट है उन तक ना मैसेज पहुंचना, या फिर मतलब दोनों ही जगह, मेरे तक मैसेज नहीं आ रहा या आप तक मैसेज नहीं आ रहा, नहीं जा पा रहा, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो कन्वर्सेशन हमारी बाधित होती है। उसके बाद है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज है वो कम है, वो एब्सेंस कर रही है। चैनल नॉइज इज अ टेक्निकल टर्म यूज फॉर दिस सच मैकेनिकल बैरियर दैट इंक्लूड एनी डिस्टर्बेंस इन फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज। तो क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना कि नॉइज एक टर्म है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो चैनल नॉइज है, चैनल क्या है? हमारे बीच में जो माध्यम है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल या मीडियम हमने उस दिन पढ़ा था कि इनको हम लगभग सेम ही समझ सकते हैं। तो चैनल और मीडियम की वजह से, चैनल और मीडियम में कुछ शोर होने की वजह से, शोर क्या है? मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इशू तो भी हो रहा है, टेक्निकल कुछ इशू हो रहा है, तो ये इसको हम चैनल नॉइज बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर को। ठीक है, टेक्निकल टर्म में। ठीक है, जब भी हमारी मैकेनिकल चीजों की वजह से, टेक्निकल चीजों की वजह से, या फिर सामने भी बात करने से जब प्रॉब्लम आ रही है ना, हमारे जैसे पेन पेपर वाला इशू आ गया, तो इन सब की वजह से जब प्रॉब्लम आएगी हमारी कन्वर्सेशन में, तो ये होगा मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अच्छा इसमें कुछ कुछ बताया हुआ है, द वेरियस कम्युनिकेशन बैरियर एट वर्क प्लेस आर एज फॉलोज। कुछ और भी बैरियर्स इन्होंने ऐड कर दिए, इसमें ऐड हो गए, जैसे कि लैंग्वेज। लैंग्वेज का हमें समझ में आया कि हम सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। अब मैं आपको कुछ मैसेज दे रही हूँ, जितने भी यहाँ पे लोग हैं हर किसी को अलग चीज, अलग बात समझ में आएगी। जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको बैरियर के बारे में क्या समझ में आया, कोई, हर किसी का आंसर बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई बाधा बोलेगा, कोई उसमें हमारी कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसा बोलेगा, है ना। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो मेरे बात को, तो वो आपका आ जाएगा इसमें लैंग्वेज में, कि सेम मैसेज को आप अपनी लैंग्वेज में अलग तरह से बोलोगे। आप सेम चीज को तो नहीं बोलोगे ना, ऐसे बिल्कुल रट के तो नहीं बोलोगे किसी चीज को, तो वो आएगा आपका लैंग्वेज, कि हम हर एक पर्सन अपनी अलग तरह से उसको इंटरप्रेट करता है मैसेज को। परपेचुअल बायसेस, it prevent us to look at reality in a truthful manner. The most common perceptual biases are stereotyping, projection and self-fulfilling prophecies. Perpetual biases क्या है? हम मतलब मैं कैसे समझ पा रही हूँ, मतलब मेरा जो, जैसे हमने पढ़ा था ना स्टीरियोटाइपिंग, या फिर मतलब मेरा जो व्यक्तिगत चीजें आ जाएगी इसमें, मैं कैसे उस चीज को समझ रही हूँ।
है ना। स्टीरियोटाइपिंग जैसे हमने पढ़ा था, रूढ़िवाद, है ना। अब मेरे हिसाब से कुछ और चीज रूढ़िवाद हो सकती है ना, और आप लोग की तरफ से कुछ और चीज हो सकती है, या फिर आप कैसे अपनी चीजों को दूसरों को समझा पा रहे हो। ठीक है, मतलब आपका क्या है इसमें, मोस्ट कॉमन परसेप्चुअल बाइसेस आर स्टीरियोटाइपिंग। आपके लिए एक चीज ठीक है, मेरे लिए दूसरी चीज ठीक है, तो हमारा खुद का इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात है, तीसरा है आपका इम्पर्सनल रिलेशनशिप। आवर परसेप्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस विद द कम्युनिकेटर। द सेम कम्युनिकेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑथोरिटी मे बी perceived differently than that from a subordinate or a colleague. Impersonal relationship क्या है, मेरा परसेप्शन, मैंने आपसे कैसे बात करी थी पास्ट में, ठीक है, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से जो हमारे, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, वो हमारी मन की, जैसे साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था अभी, साइकोलॉजिकल बैरियर में, ये हमारे मन से होगा कि मैं आपकी बात को कैसे समझती हूँ, मैं आपको कितना सुनना चाहती हूँ, मैं आपको कितना सुनती हूँ, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो कम्युनिकेटर है, उस जिससे मैं बात कर रही हूँ, उसका पास्ट एक्सपीरियंस इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपकी कम्युनिकेशन, द सेम कम्युनिकेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑथोरिटी में बी परसीव्ड डिफरेंटली। किसी बड़े पर्सन ने मुझे एक चीज को समझाया है, मैं उसको अलग तरीके से समझूंगी, और वही सेम चीज मेरा कोई कलीग या मेरा कोई सबऑर्डिनेट समझा रहा है, तो मैं उसको अलग तरीके से समझूंगी, है ना। मैं किसको कितनी अहमियत देना चाहती हूँ, वो उस पे, वो चीज उस पे आएगी कि वो हमारे बीच में एक बाधा आ जाएगी। जैसे मैं अपने टीचर की बात सुन सकती हूँ, है ना, उनकी बात को मैं सुन रही हूँ और उनको समझ भी रही हूँ, सेम बात वो बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं, मेरे कोई जूनियर हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं समझ रही, क्योंकि मैंने अपना मन ऐसा बनाया हुआ है कि नहीं, ये तो छोटा है, ये शायद सही से नहीं बता पाएगा, है ना, वो बड़े हैं, वो सही बताएंगे। तो ये इम्पर्सनल रिलेशन, हमारे बीच में क्या रिलेशन है उसके हिसाब से। उसके बाद आता है कल्चरल डिफरेंसेस। Effective communication requires deciphering the basic motives, values, assumption, aspiration that operate across different cultures. तो cultural barrier क्या है, different culture से, है ना, मतलब आपके अलग अलग कल्चर है, आप दो अलग अलग संस्कृति से हो, कोई उत्तराखंड से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो उनके हर किसी की जो उनकी वैल्यूज होगी, है ना, जो उनके सिद्धांत होंगे, जो उन्होंने सीखे होंगे अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास से, अपने सोशल सोसाइटी से, वो उनके डिफरेंट होंगे, और जो दूसरा पर्सन है जो उत्तराखंड से है, उनके अलग होंगे। मतलब आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो सोसाइटी है, आप जहाँ पे सीखे हो, आपने जहाँ पे आप बड़े हुए हो, है ना, उसके हिसाब से आपके बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे। उसकी वजह से आपकी जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। डिफरेंट कल्चर तो डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं। तो ये आता है आपका कल्चरल डिफरेंसेस में। तो ये भी हमारे बीच में क्या हो सकता है, कन्वर्सेशन में बाधित, मतलब बाधित कर सकता है हमारी कन्वर्सेशन को ये भी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को इतना? यस ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को सबको? ठीक है, मैं ये पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो फिर आप लोग और इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक बार आप खुद से पढ़ लेना, और फिर अगर कुछ भी डाउट होंगे तो फिर हम कल वाली क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, जया जी। जया जी, आप कुछ बोल रहे हो?